नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO-NDF चैनल पर स्वागत है। आज संडे को मैं एक विज्ञापन पढ़ रहा था, जिस विज्ञापन में लिखा था कि एक गोरी सुंदर गौर वर्ण वाली लड़की के लिए वर चाहिए। यहाँ पर मेरे दिमाग में यह बात उभरी कि क्यों ना आज आपसे मैं ये बात करूँ कि जहाँ पर पूरे विश्व में रंग भेद की बात हो रही है और ख़ास तौर से अमेरिका जैसे देश में जहाँ रंग भेद नीति के तहत हमें अक्सर बहुत से विवाद होते दिखाई देते हैं, वहाँ पर इस बात पर चर्चा ज़रूर की जानी चाहिए कि हम जिस दुर्भावना से गोरी चमड़ी और ब्लैक चमड़ी एक दूसरे को देखते हैं या ब्लैक चमड़ी वाले को हीन भावना से देखते हैं, या फिर ये कहें कि ब्लैक चमड़ी वाला खुद भी अपने को गोरी चमड़ी वाले से थोड़ा सा हीन भावना से ग्रस्त होकर देखता है, क्या वास्तव में इसका कोई महत्व वैज्ञानिक स्तर पर है या नहीं है। वैसे तो मानव शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण हमारे यहाँ जो प्रजाति रेस पढ़ाई जाती है और खास तौर से 3 रेस जो निग्रोइड, काकेसॉइड और मंगोलॉइड के रूप में पढ़ाई जाती है, उसमें निग्रोइड जो अफ्रीकन रेशियल ग्रुप है उसको आप देखते होंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ के ज़्यादातर लोग काले हैं। और काले होने का सबसे साधारण सा तरीका अगर मैं आपसे कहूँ तो अगर आप पृथ्वी को 2 पूरब से पश्चिम तक 2 भागों में बांटते हैं तो जिसे आप विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे आप इक्वेटर कहते हैं, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिससे पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और इस रेखा से सूर्य की जहाँ पर सबसे कम दूरी होती है उसके अंतर्गत जो भी देश पड़ते हैं, आप देखेंगे कि उन देशों के लोग काले होते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर होते चले जाते हैं, ख़ासतौर से यूरोपीय देशों की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पर लोगों का रंग सफ़ेद होता जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा से दूर होते जाने के कारण फिर सूर्य और उस देशों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। और आप इसीलिए देखते होंगे यूरोपीय देशों में ठंडक ज़्यादा पड़ती है, ठंडक ज़्यादा रहती है, क्योंकि सूर्य से उनकी स्थिति दूर होने के कारण, जिसको आप पेरिहेलियन व एपिहेलियन स्थितियां कहते हैं, जब परवलयकार स्थिति में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, परवलय को आप दीर्घवृत्त को में जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो आप ये देख सकते हैं कि पृथ्वी जहाँ पर सूर्य से ज़्यादा दूरी होगी जब, तो वहाँ ठंडक पड़ेगी, जब सूर्य से नज़दीक होगी तो गर्मी पड़ेगी। इसी चीज़ को आप गोरे काले में भी समझ सकते हैं कि विषुवत रेखा के नज़दीक जो देश हैं वहाँ पर लोग काले पाए जाते हैं, जो विषुवत रेखा से देश दूर होते चले जाते हैं वहाँ पर लोग गौर वर्ण के पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है ऐसा होता ही क्यों है, क्योंकि डार्विन का प्राकृतिक चयन ये कहता है कि प्रकृति स्वयं योग्यतम की उत्तरजीवता के हिसाब से इस बात का सुनिश्चित कर लेती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कौन व्यक्ति अपने को योग्यतम की स्थिति में रखता है। और इस आधार पर जब आप मानव के संदर्भ में इस बात को देखते हैं तो आपको एक बात बहुत ही सामान्य सी जानते हैं, शायद विचार न किया हो, कि कोई भी प्राणी पृथ्वी पर हो उसको प्रजनन जरूर करता है। और प्रजनन के लिए खासतौर से मनुष्य में आवश्यक प्रजनन जो तत्व हैं, जिसमें ओवा अंडाणु जो महिला के द्वारा प्रदत्त होता है, पुरुष के द्वारा स्पर्म या शुक्राणु जो होते हैं, उन लोगों में खासतौर से ओवा जो होता है, अंडाणु जो होता है, उस ओवा को आप अगर ध्यान से उसकी संरचना देखें तो उसकी बाह्य परत फॉलिक एसिड की होती है, और इस फॉलिक एसिड से ही उस अंडे को पोषण मिलता है, उसकी सुरक्षा होती है। लेकिन अगर सूर्य या विषुवत रेखा के नज़दीक जो भी देश हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे कम दूरी तय करके आती हैं, और ऐसी स्थिति में जो ओवा का फॉलिक एसिड है वो डिस्ट्रॉय होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पहुँचने और दूसरी रेज भी यहाँ पर पहुँचने की संभावना रहती है। तो उन रेज से उस ओवा को बचाने के लिए प्रकृति द्वारा जो व्यवस्था की गई, जो अनुकूलन पैदा किया गया, अडॉप्टेशन पैदा किया गया, वो ये था कि जो शरीर में हमारे रंग के लिए निर्धारित कोशिका जिसे मेलानोसाइट्स कहते हैं, जो मेलानिन बनाता है जिसके कारण आपका बाल काला है, आपके शरीर के दूसरे मोज दाढ़ी सब काले दिखाई दे रहे हैं, उसमें
शरीर में मेलानोसाइट्स कोशिकाएं मेलानिन की मात्रा बढ़ाकर शरीर को डार्क कलर का कर देती हैं, और इस डार्क कलर के कारण जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो अवशोषित करके शरीर की सुरक्षा की जाती है। और यह सुरक्षा किस लिए होती है? ताकि प्रजनन के लिए जो ओवा है, जो अंडाणु है, उसका फॉलिक एसिड डिस्ट्रॉय न होने पाए और संतानोत्पत्ति होती रहे। वैसे तो इस बात पर बहुत सा विवाद है। क्योंकि जहाँ पर उद्विकास के सिद्धांत में एक रेखीय सिद्धांत है, जिसमें यह है कि हम सभी लोग अफ्रीका से होते हुए कालांतर में पूरे विश्व में फैल गए। एक में बहुरेखीय सिद्धांत है, जिसमें यह है कि एक साथ ही पृथ्वी पर हर जगह मनुष्य पैदा हुआ था। लेकिन उन सब के आधार पर भी हम यह समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप उद्विकास की बात पढ़ते हैं तो आपको यह भी पढ़ाया जाता है, खासतौर से जो मानव शास्त्र के होंगे या मानव शास्त्र में रुचि रखते होंगे, कि आपने देखा होगा मंगोलॉयड के ये ऊपर भाव के ऊपर एक वसा का जमाव दिखाई देता है, जिसके कारण उनकी आंखें थोड़ी ढकी दिखाई देती हैं, जिसे एपिकैंथिक फोल्ड कहते हैं। यह एपिकैंथिक फोल्ड भी इसीलिए होता है क्योंकि इस पर वसा का जमाव इसलिए होता है कि जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं उन पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आँखों को नुकसान ना हो, इसलिए वह आँखें जब पहाड़ों पर पड़ती हैं सूर्य की प्रकाश और परावर्तित होकर सीधे आँखों को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए यहाँ पर एक वसा का जमाव हो जाता है, जिसे एपिकैंथिक फोल्ड कहते हैं। उस वसा जब सूर्य की किरणें आँख की तरफ आती हैं तो वह वसा के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं और आँख सुरक्षित रहती है। ठीक इसी तरह से यह भी एक थ्योरी है कि जैसे जैसे आप अफ्रीका से बाहर की तरफ चलेंगे, आप देखेंगे नाक चौड़ी से सकरी होती चली जाती है। चौड़ी नाक इसलिए है क्योंकि वहाँ हवाएं गर्म होती हैं, और उस गर्म हवा को अगर सकरी नाक से अंदर ले जाया जाएगा तो हवा और गर्म होगी और हमारे अंदर नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ऐसे जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नाक सकरी होती चली जा रही है, क्योंकि वहाँ पर ठंडक ज़्यादा है, और नाक सकरी इसलिए हो जाती है ताकि हवा जो अंदर जाए वह गर्म होकर अंदर पहुँचे और हमारे पल्मोनरी पूरे सिस्टम को सुरक्षित बनाए रहे। यही नहीं, ओठ में आप देखते हैं एवर्जन शब्द एक आता है, जिसमें आप बाहर की तरफ जब आप खास तौर से निग्रोस को देखते हैं तो आप देखते हैं बाहर की तरफ उनके ओठ लटके होते हैं, और यह ओठ भी इसीलिए लटके होते हैं क्योंकि ओठ जब आपस में मिले रहेंगे तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी जब होगी तो ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा, इसलिए वो एवर्टेड होते हैं, बाहर की ओर लटके हुए होते हैं। इसी तरह निग्रोस के बाल घुंघराले होते हैं, क्योंकि जितने बाल घुंघराले होंगे सीधे बालों में एनर्जी सीधे शरीर के अंदर जा सकती है। घुंघराले बालों में आप करली हेयर जिसको आप कहते हैं, वेवी हेयर्स होते हैं, उन सब में एनर्जी को थोड़ा समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। और इस तरह से अफ्रीका के लोग रहने वाले, खासतौर से विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के नज़दीक रहने वाले देशों में लोग अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं, और मेलानिन इसीलिए ज़्यादा बनता है क्योंकि पूरे शरीर को भी उस अल्ट्रावायलेट रेस से बनाना है। और उन सब से ज़्यादा शरीर की सुरक्षा के लिए उस ओवा जिसमें फॉलिक एसिड का लेयर है उसको सुरक्षित रखकर पैदा होने वाले बच्चे की संभावना को सर्वोच्चता और 100% प्रतिशतता प्रदान की जाती है। और यही कारण है कि जहाँ वहाँ के लोग काले होते हैं, इधर के लोग गोरे होते हैं, और बाद की दुनिया में इतना मिक्सचर हो चुका है, एडमिक्सचर हो चुका है कि अब आपको हर देश में हर तरीके के लोग मिलेंगे, और उसके आधार पर आप भी यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक देश में जहाँ भिन्न भिन्न रंग के लोग रहते हैं उनका अध्ययन करके भी इस बात पे सूक्ष्मता से अध्ययन किया जा सकता है कि वास्तविकता में विषुवत रेखा के करीब रहने वाले लोग और विषुवत रेखा से दूर रहने वाले लोगों में शारीरिक अंतर की वास्तविकता प्राकृतिक चयन के आधार पर क्या है। और इस आधार पर निश्चित रूप से आप यह समझ पाएंगे कि प्राकृतिक चयन की व्यवस्था के कारण हम किसी को गोरा देख रहे हैं, किसी को काला देख रहे हैं, इसमें किसी से घृणा करने की ज़रूरत नहीं है। एक शब्द हमारे एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छा आता है, संजातिवृत्त एथनोसेंट्रिज्म, जिसमें लोग अपनी संस्कृति को, अपने कल को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे को हीन भावना से देखते हैं। ऐसे ही मानव में भी यह चाहत होती है कि हम अपने को, रंग अगर हमारा गोरा है तो हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, काले वाले को गौड़ समझते हैं। लेकिन
काले रंग वाले की क्षमताएं ज़्यादा हैं, क्योंकि वह प्रकृति के साथ ज़्यादा संघर्ष अच्छे तरीके से कर रहा है। गोरे वाले की संघर्ष की क्षमताएं भी अच्छी हैं, लेकिन अपेक्षाकृत वो काले से कम होती हैं। और आप देखते हैं कि इसका फ़ायदा जहाँ पे अमेरिका जैसे देश में काले भेद की रंग नीति के द्वारा एक घृणा की संस्कृति उपजी, वहीं पर भारत जैसे देश में इसका बाजारीकरण में बहुत उपयोग किया गया। तरह तरह की क्रीम लड़के लड़कियों के लिए बनी कि गोरे हो जाइए, काले हो जाइए, काला रंग साफ कर लीजिए। और इस बात का अनुभव आप वैवाहिक विज्ञापन में तो खूब देख सकते हैं। जब इस विज्ञापन को आप देखते हैं कि गौर वर्ण स्लिम देखने में सुंदर लड़की के लिए एक सुयोग्य वर चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि हम काले गोरे के भेद में भले ही ना हो, रंग भेद में भले ही ना हो, लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं हमने भी अपने अंतस में छिपा रखा है कि गोरा रंग सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वो है क्यों गोरा रंग श्रेष्ठ या नहीं, और काला रंग क्यों होता है, इसीलिए मैंने आपका है वीडियो बनाया है, ताकि आप यह जान सकें कि काला रंग होना एक प्रकृति का पूरी संयोजन है। उस प्राकृतिक व्यवस्था के लिए ही कोई व्यक्ति काला हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, क्योंकि जीना सभी चाहते हैं। जीने योग्यतम की उत्तर जीवता का मतलब भी ये है कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा वही जी पाएगा। तो जो जहाँ की परिस्थिति है उसके साथ अनुकूलता बनाए रखने के लिए शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन के आधार पर किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा देखना उचित नहीं है। यही मानव शास्त्र का कर्तव्य है, और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आपको यह भी बताया है कि आंख पर जो वसा जमती है वो क्यों है, नाक सकरी नाक चौड़ी क्यों है, ओंठ पतले ओंठ मोटे क्यों हैं, ऐसे ही शरीर का रंग काला और गोरा क्यों है, ये आप समझ पाए होंगे कि विश्वत रेखा का मानव जीवन में अपने को जिंदा रखने के लिए क्या महत्व है। और इसके लिए मानव को दोष देने के बजाय हमें सभी मानव को एक समझना चाहिए, जैसा कि 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में लिखा है, ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, and we should realize it that we all are equal in every respect, no matter of color, no matter of height, no matter of perception in any manner। तो इसलिए आप इस बात को समझें और इस बात को दूर तक ले जाएं, जिसमें आज के बाद किसी को यह भ्रांति न रहे कि काला रंग है तो वो खराब है, गोरा है तो वो अच्छा है। मेंडल ने भी इस बात को कहा है कि अनुवांशिकी में भी मटर के 54,000 मटरों के प्रयोग से इस बात को समझाया था कि कैसे कोई व्यक्ति काला पैदा होता है, कोई छोटा पैदा होता है, कोई लंबा पैदा होता है, कोई गोरा पैदा होता है। ये सब जेनेटिक्स का है, बट ये जेनेटिक्स एक्ट जिस पर करती है, प्रभाव जिस पर डालती है, वो मानव है। और वह मानव है जो आज से 60 लाख साल पहले अफ्रीका से चला था। हम इस बात को इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पहला वही मानव का प्रमाण हमें मिला है जो अफ्रीका से मिला है, जिसे हमने ऑस्ट्रालोपिथेकस कहा था। दैट्स वाई वी से दैट द ओरिजिन ऑफ मैन इज़ अफ्रीका। और इसलिए आप सभी को यह मानना चाहिए कि अफ्रीका से काले रंग को लेकर निकलने वाला मानव ही विश्वत रेखा से जितना दूर होता गया वह गोरा होता चला गया, और जो विश्वत रेखा या उसके आसपास रहे वो कम गोरे रहे या काले रहे। इसमें सिर्फ और सिर्फ नेचर और प्रकृति का महत्व है, प्राकृतिक चयन का सर्वश्रेष्ठ है। इसके आधार पर सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में मानव को किसी भी तरह से घृणा से नहीं देखा जाना चाहिए। यही बात अगर हम समझ सके तो मानव शास्त्र की सार्थकता सिद्ध होगी और अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने जिस बात को रखना चाहता है वह सफल होगा। और मैं आलोक चांटिया फिर आपके साथ किसी अच्छे मुद्दे पर कुछ और बातें रखूंगा। धन्यवाद।